नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए क्लास में। आज हम इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर 2021 से पार्ट बी हिंदी का क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपका बेस यानी कि बेसिक नॉलेज हिंदी में अच्छा है, बढ़िया है, आप हिंदी पढ़कर समझ पाते हैं, हिंदी व्याकरण का जो मौलिक ज्ञान है वो आपके पास मौजूद है, आप इजी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस का उत्तर कर सकते हैं, तो पार्ट बी से आप हिंदी का ही उत्तर करिए। क्योंकि हमारे इस चैनल में बहुत सारा वीडियोस हमने बनाया है, बहुत सारे हिंदी PYQs भी करवाए हैं। उन्हें अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कहीं ना कहीं इंग्लिश से हिंदी आपके लिए अच्छा रहेगा। हिंदी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही करके आ पाएंगे। इसके साथ साथ जो वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, समास से, संधि से क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी आप थोड़ा स्मार्टली अगर देखेंगे तो आसानी से सही जवाब दे सकते हैं। इसीलिए आप पार्ट बी से हिंदी को ही टारगेट रखिएगा। पहले देखिए, 161 नंबर सवाल से हिंदी का क्वेश्चंस स्टार्ट होता है। तो यहाँ सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट किया जाता है। एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है कुछ इस तरह, और इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होता है। और सबसे पहले जो प्रश्न आता है यानी कि 161 नंबर जो सवाल आपको दिया जाता है वो है कि उस गद्यांश का नाम क्या होगा, शीर्षक क्या होगा, जो कि बहुत आसान है। ये देखिए 2021 में जो आया था गद्यांश, ये कुछ इस प्रकार वीर गाथा पर आधारित था, वीरों के कर्मों पर आधारित था, बहुत ही संक्षेप में दिया गया था। चलिए एक एक करके हम सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 161, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। आपको बताना है ये जो स्टोरी यहाँ दिया गया है पैराग्राफ के तौर में दिया गया है, इस पैराग्राफ का शीर्षक यानी कि टाइटल, नाम क्या हो सकता है। ऑप्शन ए वीरता संस्मरणम, ऑप्शन बी वीरों का जन्म, ऑप्शन सी सच्ची वीरता, ऑप्शन डी सच्चे वीर। ऑप्शन ए में वीरता संस्मरण यह है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सच्ची वीरता, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि यहाँ सच्ची वीरता यानी कि वीर किस प्रकार होते हैं, वीरों का सोच किस प्रकार निराला होता है, सच होता है, इसी चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, वीरता का संदेश क्या है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें प्राप्त होता है कि वीरता का संदेश यह है कि उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, यानी कि अपना जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य के चलते हमने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने का ठान लिया है, अब कुछ भी विपत्तियां बाधाएं पैदा हो, हमें चट्टान की तरह खड़ा रहना है, अविचल रहना है, अटल रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, वीर शब्द का विलोम क्या है। वीर का मतलब होता है ब्रेव, जो साहसी है। निर्भीक तो वीर शब्द का मीनिंग है कायर, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि वीर का मतलब होता है जो डरता नहीं है, और कायर का मतलब होता है जो डरपोक होता है, डर जाता है। क्वेश्चन नंबर 164, बुद्ध जैसे राजा विरक्त कैसे हो जाते हैं। यह पैराग्राफ पढ़ के हमें समझ में आया कि जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आप जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे तब आपको भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना क्यों की गई है। वीरों को यह जो उपयुक्त गद्यांश है, इसमें देवदार वृक्ष के साथ तुलना की गई है, और इस तुलना करने का वजह है क्योंकि दोनों स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी पिलाए बढ़ते हैं। दोनों प्रकार के, जैसे कि देवदार वृक्ष हैं, यह भी जन्म होने के बाद यानी कि वृक्ष जब उगता है इसके बाद कोई पानी उसमें दे या ना दे, यूं ही यह बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार वीरों का कोई
मैकेनिज्म नहीं होता है बनाने का, यानी कि बीड़ों का कोई कारखाना नहीं होता है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जिसमें कि लोगों को बीड़ बनाए जाए, ये ऑटोमेटिकली स्वतः ही बनते हैं। इसी चीज़ को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 166। म किस वर्ग का अंतिम व्यंजन है? तो प, फ, ब, भ, म होता है, यानी कि म प वर्ग का अंतिम व्यंजन है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 167। ध्यान से अगर आप हिंदी का जवाब करेंगे तो बिल्कुल आपका सही होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? अब आपको बताना है वर्णों के समूह, जैसे कि ओ, आ, छोटी बड़ी से लेकर के जो हमारे हिंदी भाषा में वर्ण हैं उन सब को मिलाकर के वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 168। सप्ताह में कौन सा समास है? तो यह जो शब्द सप्ताह है इसमें द्विगु समास है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब आइए समझ लेते हैं यह द्विगु समास क्या है। द्विगु समास वो समास है जिसमें पहला पद यानी कि पूर्व पद इसे कहा जाता है संख्यावाचक होता है, यानी कि इसके द्वारा गणना सूचक शब्द शामिल होता है, अर्थात संख्या सूचित करता है, और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद जो होता है वो सामान्य संज्ञा या विशेष होता है। ठीक है, इसीलिए यह द्विगु समास है। हमें आशा है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। मृत्यु योग उपरांत में संधि करने पर कौन सा शब्द बनता है? मृत्यु और उपरांत को अगर हम संधि करेंगे तो यह शब्द हो जाएगा मृत्युपरांत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए कैसे सही जवाब होगा? क्योंकि जब हम संधि करते हैं तो संधि का जो नियम है, इस नियम के अनुसार मृत्यु योग उपरांत का संधि जब करेंगे तब यह मृत्युपरांत होगा। यह संधि की असली नियम होता है, यानी कि यह संधि से बना है एक शब्द मृत्युपरांत, जिसमें मृत्यु और उपरांत, मृत्यु शब्द में जो लास्ट में ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, और उपरांत शब्द का जो ऊ है, छोटा ऊ है, यह मिलकर के क्या हो जाएंगे? मृत्युपरांत हो जाएंगे, यानी कि यह जो मात्रा है ना, ये बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल 170 नंबर। आंख शब्द किस शब्द का तद्भव रूप है? आंख अक्षी शब्द का तद्भव रूप है, यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से लिया जाता है हिंदी भाषा में, जिसका विशेष कोई बदलाव नहीं होता, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। लेकिन जो शब्द थोड़ा बहुत चेंज होकर के प्रेजेंट होता है उसे तद्भव शब्द कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपना दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फूल, इनमें से कौन सी संज्ञा है? हम फूल यह जो शब्द बोलते हैं, इसे बोलने के बाद गुलाब, गेंदा, चमेली सभी फूलों का इसमें समावेश हो जाता है, यानी कि फूल शब्द जातिवाचक संज्ञा है। फूल शब्द जातिवाचक है क्योंकि फूल बोलने से यहाँ एक जाति को संबोधन किया जा रहा है, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे फूल, फल, पहाड़, मनुष्य, लड़का, बालक, बालिका, ये जब हम बोलते हैं तो सभी को इंडिकेट करता है। छात्र, छात्राएं, ये जो बोलते हैं तो सभी को इंडिकेट करता है, कॉमन नाउन है ये। ठीक है, कलेक्टिव नाउन नहीं, ये कॉमन नाउन है। क्वेश्चन नंबर 172। मैं इनमें से कौन सा पुरुष है? तो मैं यानी कि आई क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य पुरुष व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं।
उदाहरण के लिए मैं, तुम और वो जैसे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो लड़का को, मेल को इंडिकेट करता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष में क्या क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है, इसके बाद मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष होता है। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही, शी, दे। सेकंड पर्सन में आप, तुम, ये सब आता है। तुम लोग, यू आता है। आई, वी, ये आता है फर्स्ट पर्सन में। याद रखिएगा, इंग्लिश को भी यहाँ हमने समावेश किया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 173। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए प्रभाव। प्रभाव ये जो शब्द है यहाँ प्र उपसर्ग है, तो इसमें तो उपसर्ग है। अपवाद, यह शब्द में अप उपसर्ग है। ओढ़ना, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ओढ़ना हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी में है अनुपस्थित। अनुपस्थित यह जो शब्द है यहाँ उपस्थित शब्द से पूर्व में यानी कि उपस्थित शब्द के पहले अनु लगा करके इसे बनाया गया है, अर्थात इसमें भी उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना यह शब्द में उपसर्ग नहीं है। सवाल नंबर 174। अशुद्ध शब्द है कलश, पुण्य, कल्याण, शत्रुता। इस प्रकार आपको शब्द दिया जाएगा। अब आपको यहाँ अशुद्ध शब्द किसे कहते हैं? जिसका स्पेलिंग में गड़बड़ी है, जिसका बनान शैली सही नहीं हुआ है, वही अशुद्ध है। तो यहाँ पुण्य यह जो शब्द है ये गलत है। पुण्य ये जो शब्द है ये गलत है, यानी कि पुण्य ये जो प के साथ जो बड़ाऊ की मात्रा है ये छोटाऊ की मात्रा होना चाहिए था, कुछ इस प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, 175 नंबर सवाल आपके लिए। इनमें से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? आचार, कुशल, प्रतिदिन, चतुर्भुज। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दिन, दिन, प्रतिदिन। ये जो प्रतिदिन है यह अव्ययीभाव समास है। याद रखिएगा, अव्ययीभाव समास वो समास है जिसमें पहला पद यानी कि अव्यय, जैसे क्रिया विशेषण या अन्य अव्यय शब्द हो सकता है उसमें, और पूरा समास एक विशेष्य यानी कि संज्ञा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है, जैसे कि यथाशक्ति, भरपेट, आमरण आदि। अब आपको बताना है, विनय पत्रिका के रचनाकार है सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास, केशवदास। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास। विनय पत्रिका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें तुलसीदास ने नैतिकता, भक्ति, कलिकाल और सदाचार का वर्णन बहुत ही सही तरीके से किया है। अब हम जान लेते हैं सूरदास ने क्या क्या रचना किया है। सूरदास का कुछ प्रमुख रचनाओं में सुरसागर, सुरसारावली शामिल है। रहीमदास जी ने बहुत सारे रचना किया है, उसमें केशवदास जी ने क्या क्या लिखा है चलिए जान लेते हैं। केशवदास जी द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया आदि। तुलसीदास का और कुछ अगर हम रचना देखेंगे तो रामचरितमानस, रामलला, नहचू, वर्वे रामायण, कवितावली आदि है। और रहीमदास का कोई रचना हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, ये डिस्ट्रैक्टर है, यानी कि प्रश्न में आपको दिया गया है यह है ऑप्शन, और आप गड़बड़ करके हड़बड़ाहट में इन्हीं को सही जवाब दे दोगे कभी कभार। आपको मालूम है यह रहीमदास कौन थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, दो वर्णों का मेल से होने वाला जो विकार है उसे कहते हैं संधि। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। समास भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार मेल के चलते गठित होता है, लेकिन समास वो प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। इस प्रक्रिया से बने शब्द की जो शब्द होता है ना उसे सामासिक शब्द कहा जाता है। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं, याद रखिएगा। जब इसे अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 178, 178 नंबर सवाल आपके लिए। आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। आसमान से बातें करना हम किन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं? जो बहुत ऊंचा है।
आसमान से बातें करना का मतलब होता है जो बहुत ऊंचा है, यानी कि बहुत ऊंचा होना, इसे आसमान से बातें करना कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 189, जलज किसका पर्यायवाची शब्द है? याद रखिएगा, जलज कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए कुछ जान लेते हैं और पर्यायवाची शब्द, जैसे कि कमल का कुछ पर्यायवाची शब्द हैं पंकज, तोयज, सरोज, अंबुज, नीरज आदि। सागर का कुछ पर्यायवाची शब्द जैसे समुद्र, जलधि, पारावार, अर्णव, सिंधु, पयोधी, रत्नाकर, नीरनिधि, वारिधि आदि। तालाब का कुछ जो पर्यायवाची शब्द हैं ये होते हैं सरोवर, झील, कुंड, पोखर, ताल आदि। और नदी का कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जलधारा, धारा, बारिधारा, सरिता आदि। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180 और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होगा। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं में अलंकार है। ये जो वाक्य है इसे अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आप तारे ये जो शब्द हैं इसको 2 बार यहाँ पाएंगे, यानी कि तारे शब्द घुमा फिरा करके प्रयोग किया गया है, व्यवहार किया गया है, तो इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कवि या जो लेखक होते हैं वो अपना जो भाव है उसे और मनोहर बनाने के लिए, बहुत ही सुंदर सावलील बनाने के लिए इस प्रकार अलंकार का छंद का प्रयोग करते हैं। और जिस अलंकार में एक शब्द बार बार प्रयोग होता है लेकिन हर बार इसका जो अर्थ है वो अलग होता है, 2 जगह पर प्रयोग यहाँ किया गया है। लेकिन जेते तुम तारे, यहाँ जो तारे का शब्द का मतलब है और वहाँ नभ में ना तारे हैं, वो और एक तारा है, सितारा तारा को यहाँ इंडिकेट किया गया है, तो 2 जगहों में अलग अलग हुआ है, इसे यमक अलंकार कहा जाता है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी करते हुए, खंगालते हुए ये जो यमक अलंकार है ना, इसका बार बार सवाल पाया है, तो इसे बहुत ही ध्यान से आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार सच्ची तरीके से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।